इस वीडियो में हम लोग जैक द्वारा जारी मॉडल सेट 1 का सब्जेक्टिव सवाल हम लोग देखेंगे। चूँकि जैक द्वारा एक ही मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जारी किया गया है, तो क्लास 12th की हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव सवाल है आज उसका हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल हमारे द्वारा पहले ही बना दिया गया है, आप उसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें लगभग 19 सवाल हैं। कुछ सामान्य निर्देश भी हम लोग देख लेते हैं। पहला कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। ये आप देख रहे हैं, पहला में कह रहा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। दूसरा हमारा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। निर्धारित संख्या के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब निर्धारित संख्या 2 नंबर के है तो 2 नंबर के अनुसार उत्तर देना है। 3 नंबर वाले को 3 नंबर के अनुसार उत्तर देना है। चलिए, निर्देश जो है आप पढ़ सकते हैं आसानी से, उसके बाद आप सवालों का जवाब दे सकते हैं। सेक्शन ए का जो 2 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, उसका पहला प्रश्न है गोपुरम से आप क्या समझते हैं। यहाँ पहला जो प्रश्न है ये है गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो गोपुरम का अर्थ होता है, ये मंदिर के विशाल मुख्य प्रवेश द्वार को दक्षिण भारत में गोपुरम के नाम से जाना जाता है। जो मंदिर होता था उसका मुख्य प्रवेश द्वार होता था, उसी को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। ये विजयनगर साम्राज्य से लिया गया पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, ये भी विजयनगर साम्राज्य से ही है। कहता है अयंगार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए, अयंगार व्यवस्था है क्या? अयंगार व्यवस्था है कि विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता अयंगार व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था। जब प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन करने के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। याद रखना है कि 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था और इसी 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को ही क्या कहा जाता था? अयंगार कहा जाता था। जो 12 शासकीय नियुक्त किए जाते थे, उसी को, उन्हीं व्यक्तियों के एक समूह को अयंगार व्यवस्था कहा जाता था। अगला सवाल है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता में आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों का नाम लिखिए। तो 4 महापुरुष आप भी बता सकते हैं। पहला हम लिए हैं महात्मा गांधी, मंगल पांडे, वीर भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह। 4 महापुरुष हैं। अगला सवाल है, दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी जो है ये गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गाँव है। अगला 6ठा सवाल है हमारा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भोगवा नदी के किनारे, याद रखना आपको, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला है सेक्शन बी का या सेक्शन 2 का सवाल है। ये सारे सवाल 3 नंबर के होंगे। सेक्शन 2 वाले सारे सवाल क्या होंगे? 3 नंबर के होंगे। उसके अनुसार ही आपको थोड़ा सा लंबा इसका जवाब देना होगा। पहला कहता है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, तो प्रमुख स्रोत आपको क्लास में बताए हुए हैं कि किसी भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण 3 स्रोत होते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो आप इसका उत्तर अपने कॉपी में उतार सकते हैं। कहता है कि मौर्य राजवंश तथा उसके शासनकाल के इतिहास की जानकारी हमें साहित्य, विदेशी विवरण एवं पुरातत्व तीनों ही साधनों से प्राप्त होता है। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला अध्ययन के स्रोत, पहला है साहित्य साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य। कहता है ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक आदि प्रमुख है। इनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी विवरण यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का
तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य कब का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था। अगला है पुरातात्विक साक्ष्य। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में से प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः इन अभिलेखों से हम अशोक के शासन की प्राय समस्त घटनाओं का प्रमाणिक विवरण प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना है। तो निष्कर्ष में क्या है? कहता है कि अतः अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसे सौराष्ट्र प्रांत में मौर्य शासन की जानकारी प्राप्त होती है। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन का जवाब। और हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जो बौद्ध साहित्य है उसी को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक संभवतः सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ये पाली भाषा में रचित है। ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकता है कि त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? तो पाली भाषा में है। ये त्रिपिटक, सुत्पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ टोकरी होता है। पिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? टोकरी। सुत्त पिटक, सुत्त का अर्थ धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है, मतलब सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। दूसरा है विनय पिटक। इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम पिटक क्या है? तो इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कितने ग्रंथ सम्मिलित हैं? तो 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं अभिधम पिटक के अंतर्गत। चलिए 10वां सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखिए। कितने कारण लिखने हैं? 2 कारण लिखने हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या? 1927 ईस्वी में सैमन कमीशन की नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन ने देश भर में असंतोष की लहर दौड़ा दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। 2 कारण लिखना है आपको। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। सरकार ने सर्वदलीय सम्मेलन में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिससे भारत में संवैधानिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग समाप्त होती दिखाई दी। दूसरा सवाल है अत्यधिक आर्थिक मंदी। उस समय भारत बहुत अधिक आर्थिक मंदी की चपेट में था, जिससे मजदूरों तथा कृषकों की आर्थिक दशा निरंतर शोचनीय होती जा रही थी। अतः कालांतर में यह आंदोलन उग्र हो गया। 14 जुलाई 1934 ईस्वी को गांधी जी ने जन आंदोलन को रोक दिया, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया, परंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा फिर आगे चल करके भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया। तो मतलब 2 कारण लिखना है। पहला कारण था नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति और दूसरा था अत्यधिक आर्थिक मंदी। 2 कारण आपको लिखना है। चलिए अगला सवाल है, मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं थी। तो मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी? तो कहता है भारत में मुगल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल है। यह वह समय था जब मुगलों ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। पहला विशेषता है मुगल शैली के चित्रों के विषय दरबारी शान शौकत बादशाह की रुचियाँ आदि रहे हैं। मतलब ये विशेषता है कि मुगल शैली जो है, मुगल शैली के चित्र के विषय में दरबारी शान शौकत, मतलब उसकी विशेषता जो है शान शौकत को प्रदर्शित करता था, बादशाह की रुचियाँ आदि को प्रदर्शित करता था। दूसरा विशेषता है कि प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन और उत्तम तथा कोमल आरेखन पर आधारित सुरमय प्राकृतिवाद मुगल शैली की एक विशेषता थी। यह सौंदर्य के गुणों से परिपूर्ण है। सौंदर्य मतलब बहुत अच्छा लगता है। भी जैसे आप ताजमहल देखने जाइए तो ताजमहल कितना अच्छा लगता है। तीसरा विशेषता कि इस काल के अधिकतर चित्र कागज़ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा कपड़े, भित्ति और
हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए हैं। मतलब इसमें कागज़ पर बनाए गए काफ़ी चित्र मिलते हैं। निष्कर्ष में क्या है, कहता है कि अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकारी के क्षेत्र में मुग़लों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने चित्रकारी की ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुग़लों के अवसान के बाद भी, मतलब मृत्यु के बाद भी दीर्घकाल तक देश के विभिन्न भागों में कायम रही। अगला है दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दीन ए इलाही है क्या? तो कहते अकबर एक धर्म सहिष्णुता वाला व्यक्ति था। उसने धर्म के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किया और विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को लेकर 1582 ईस्वी में एक नवीन धर्म की स्थापना की जो दीन ए इलाही धर्म के नाम से जाना गया। दीन ए इलाही धर्म की प्रमुख सिद्धांत अथवा विशेषताएं निम्नलिखित थी। चलिए देखिए क्या है आगे। ईश्वर एक है तथा अकबर उसका पैगंबर व नेता है। दीन ए इलाही का अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर की दीक्षा लेना आवश्यक था। दूसरा है कि सभी सदस्य को अकबर के साष्टांग प्रणाम करना आवश्यक था। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर भोजन का आयोजन करता था। अतः दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म थे। प्रमुख कौन कौन थे? हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। मतलब मुख्य रूप से दीन ए इलाही था क्या कि अकबर सभी धर्मों का अध्ययन किया था और सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद वो कहता है कि कोई भी धर्म परिपूर्ण नहीं है, और यदि कोई भी धर्म परिपूर्ण नहीं है इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं परंतु कोई परिपूर्ण नहीं है। तो जो अच्छाइयाँ थी उसको निकाल करके उसने एक अलग धर्म बनाया था, इसी का नाम था दीन ए इलाही। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत कौन कौन थे? तो 3 वर्गों में बांटा गया, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। पहला है पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या है? कहते पुरातत्व उन भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है जिनका निर्माण व उपयोग मनुष्य ने किया, अतः वे समस्त भौतिक वस्तुएं जो अतीत में मनुष्य द्वारा निर्मित एवं उपयोग की गई है वे सभी वस्तुएं पुरातत्व के अंतर्गत आती है, पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। विद्वान पुरातात्विक स्रोतों को बहुत अधिक प्रामाणिक मानते हैं क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों में लेखक कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। पुरातात्विक स्रोत सामग्री को 6 भागों में बांटा जा सकता है। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मोहरे, कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण आदि, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत हैं जो साहित्य अर्थात पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। यह साहित्य धार्मिक, लौकिक एवं विदेशी लेखकों की लेखनी से प्राप्त है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य। इसको हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कह सकते हैं, जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा है विदेशी लेखकों यात्रियों के विवरण। भारतीय इतिहास के अनुशीलन से विदित है कि प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रयोजनों से प्रेरित होकर भारत भूमि के भ्रमण हेतु अनेक विदेशी यात्री आए, जिनमें से कई विदेशी आक्रांताओं के साथ, कई विदेशी राजदूतों के रूप में, कई व्यापारी के रूप में, कई पर्यटक के रूप में तथा कई अपनी ज्ञान पिपासा को मिटाने भारत यात्रा पर आए और उन्होंने अपने अनुभव एवं संस्मरणों को लिपिबद्ध किया जो कि भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रकाश डालते हैं। मतलब विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं? किताब उल हिंद अल-बरूनी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया। ऑब्जेक्टिव में इसका भी सवाल पूछा गया, किताब उल हिंद किस भाषा में? तो अरबी भाषा में है तथा बाद में यह विश्व के कई प्रमुख आकाशद्वीपों में भी अनुवादित हुआ। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों और शास्त्रीय सामाजिक जीवन, भार मूल्यांकन और जापान की पहचान, कानून, कवच, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। मतलब इस किताब उल हिंद में 80 अध्याय हैं।
भाषा की दृष्टि से लेखक ने इसे सरल व स्पष्ट बनाने का प्रयास किया। अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में सामान्यतः एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। वह प्रत्येक अध्याय को एक प्रश्न से नीचे दिखा रहे हैं। इसके बाद संस्कृतवादी पर वर्णन करते हैं और अंत में अन्य श्रेष्ठताओं के साथ एक तुलना की जाती है। आज का कुछ तार्किक तर्क यह है कि अल-बरूनी का गणित की ओर झुका इसी कारण से था, जो कि लगभग एक संरचना है बहुत ही स्पष्ट बन गई है। चलिए अब सेक्शन सी को हम लोग देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा लंबा होगा। आप लगभग जब कॉपी में उतारिएगा तो देखिए कि 1 पेज से ज़्यादा हो जाएगा आपका। महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को आधुनिक गुजरात के पोरबंदर रियासत में हुआ था। उन्होंने अपने पेशे के रूप में कानून का पालन किया और 18 साल की उम्र में लंदन चले गए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए और देश की वृद्धि और विकास के लिए अहिंसक विरोध और आंदोलन किए। गांधी को देश के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता है। उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान। पहला है चंपारण आंदोलन, जो 1917 में किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो उस समय देश अत्याचारी अंग्रेजों के शासन के अधीन था। दूसरा है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कहता है खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन था। 1918 में खेड़ा गांव बाढ़ और अकाल पड़ने के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तैयार हो चुकी फसलें नष्ट हो गई थी और खेड़ा के किसान जो है कर देने में असफल थे। तो इसी पर उन्होंने एक आंदोलन चलाया और अंततः अंग्रेज इनके सामने झुक जाती है और खेड़ा के किसान फिर कर नहीं देते हैं। तीसरा है खिलाफत आंदोलन, 1919 में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा और तुर्क साम्राज्य पर कई अपमानजनक आरोप लगाए गए। मुस्लिम अपने खलीफा की सुरक्षा के लिए काफ़ी भयभीत हो गए और तुर्की के खलीफा की दयनीय स्थिति को सुधारने और अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन के शुरू करने के पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड एकमात्र कारण था। इस हत्याकांड ने गांधी जी की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। उनको यह महसूस हुआ कि अंग्रेज भारतीयों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। फिर यही वह समय था जब उन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। गांधी जी के आग्रह करने के कारण भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत की ओर से बड़े पैमाने पर अंग्रेजों से भारत छोड़ने के तकाजे और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अतः मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी या महान आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, 20वीं शताब्दी के सबसे तत्काल पहचाने जाने योग्य ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है हमारा 16, कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का वर्णन करें। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसका संबंध तुलुवा हो गया, तुलु वंश से था। कृष्णदेवराय की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम शासक था। 1513 में उसने उड़ीसा के शासक गणपति प्रताप रुद्र को पराजित किया था। दूसरा है, कृष्णदेवराय बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को भी पराजित करने में सफल रहा था। तीसरा है, उसने रायचूर दवा पर भी विजय प्राप्त की एवं अपनी सेनाओं को विजयनगर के अंदर भी प्रवेश कराया।
वह महान विद्वान तथा कला व विद्या का पोषक था। तेलुगु राजनीति पर उसने अमुक्तमाल्याद ग्रंथ लिखा। यह ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया है कि अमुक्तमाल्याद किसकी रचना है, तो अमुक्तमाल्याद जो है ये कृष्णदेवराय की रचना है। उसने संस्कृत नाटक जाम्बवती कल्याण पर भी का भी सृजन किया। उसके दरबार में 8 विद्वानों का अष्टदिग्गज को अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसी के अष्टदिग्गजों में तेनालीराम भी था एक। 5वां जन कल्याण हेतु उसने कृषि की उन्नति के लिए अनेक तालाबों और नहरों का निर्माण कराया। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था। अतः कृष्णदेवराय ने स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया था। उसने अपनी माँ नांगला देवी के नाम पर नांगलपुर नामक नगर की स्थापना की। हजारा मंदिर एवं पंपा देवी मंदिर का भी निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने कराया था। कृष्णदेवराय ने महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ा। गोपुरम क्या होता था, तो मुख्य मंदिर का द्वार होता था। पहला क्वेश्चन से आपको बताएं हम। अगला है भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव थे, तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या प्रभाव थे, तो पहला है हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार हुआ था। उसके बाद मुसलमानों के अत्याचारों में कमी आई थी। अगला है बाहरी आडंबरों में कमी आई थी। वर्गीयता एवं संकीर्णता पर आघात हुआ था। आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव हुआ था। आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, चूँकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको पढ़ करके ही समझ रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन आने के कई प्रभाव हुए थे। हिंदुओं में जागृति उत्पन्न हुई थी, बाहरी आडंबरों की खात्मा हुई थी। चलिए अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। गौतम बुद्ध का जीवन एवं शिक्षाओं में सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 1563 ईस्वी में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम के पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इस प्रकार से इनका जीवनी आपको पूरा लिख लेना है। उसके बाद इनकी शिक्षाएं क्या थी, तो इनका शिक्षा था कि संसार में दुख ही दुख है, दुखों का कारण तृष्णा है, मतलब दुख का कारण होता है, और यदि कारण है तो उसका तीसरा में है निवारण भी होता है, और चौथा में इन्होंने दिया निवारण मार्ग। निवारण मार्ग के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को अपनाने पर बल दिया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति आदि और सम्यक समाधि आदि शामिल थे। नेक्स्ट है कि दिए गए भारत के मानचित्र में किन्हीं 5 हड़प्पाकालीन स्थलों को दर्शाइए। 5 हड़प्पाकालीन स्थल को दर्शाना है। देखिए इसमें डायरेक्टली यहीं पर दर्शा सकते हैं। आपको हम हड़प्पा का चौहद्दी भी बताए थे, जिसमें आपको बताए थे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम था आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर। एक स्थान है यहाँ पर महाराष्ट्र में जिसका नाम है दायमाबाद। क्या नाम है, दायमाबाद। उसके बाद एक स्थान है यहाँ पर जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है, लोथल। 3 हो गए। उसके बाद यहीं पर एक और स्थान है गुजरात में ही जिसका नाम है रंगपुर। क्या नाम है, रंगपुर। 4 हो गए। यहीं पर एक स्थान है राजस्थान में जिसका नाम है कालीबंगा। काफ़ी स्थान है कालीबंगा। 5 स्थान हो गए। आप यहीं पर देख सकते हैं हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर पंजाब में रोपड़ है। तो कई स्थान हैं जिसको आप दिखा सकते हैं भारत के मानचित्र में। तो ये आपका 19 सवाल थे जो कंप्लीट हो गए। आप इसको कॉपी में अच्छे से उतार लें, और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए कि यहाँ दिक्कत है। मैं इसका सॉल्यूशन बताने का काम करूँगा। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला 12th एग्ज़ाम से संबंधित सारे नोटिफिकेशंस और सारी तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। और यदि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इसे, और हमारे वीडियो को लाइक करें।